हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। अभी हमारी जो डीसीएस की सीरीज चल रही है, उस डीसीएस की सीरीज में हम एनालिसिस ऑफ सिंगुलर रेनफोर्स्ड बीम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो तक में बता दिया है। आज हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक के लेक्चर में हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास हमको प्रोवाइड करके दे रहा था। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कर रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ ही कैलकुलेट करा रहा है। साथ के साथ इस बार हमें इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ बार्स भी निकालने पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को, जो कि एकेटीयू में 10 नंबर का पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जो 350 वाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमारे पास सिर्फ इसकी क्या दी नहीं है, विड्थ दी है, जो कि 350 है। और कहा है कि इसकी जो स्पैन है हमारे पास वो कितना है, 6.25 मीटर। इट मीन्स एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.25 मीटर। इसके साथ ही कहा है कि एक लोड है 16.3 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये बीम पे लगा हुआ है। कैरीज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 16.3 किलो न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज 16.3 किलो न्यूटन पर मीटर। If stresses in concrete and steel shall not exceed 7 Newton per mm square and 230 Newton per mm square। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो स्ट्रेसेस है एक कंक्रीट के अंदर, वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे पास स्टील में स्ट्रेसेस है सिग्मा एस टी, वो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब क्या है, फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ। हमारे पास बी ऑलरेडी है, हमारे पास बी नहीं है। हमें निकालना है इफेक्टिव डेप्थ बी और टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालना है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट का एरिया मतलब एएसटी हमें निकालना है, और कितनी बार हम सेक्शन में प्रोवाइड कराएंगे वो निकालना है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, एक तो एएसटी निकालना है, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। साथ के साथ हम इसमें ही क्या निकालेंगे, कितनी बार हम प्रोवाइड करेंगे और कितने नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा। तो हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक कॉन्सेप्ट आया था क्रिटिकल और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पता नहीं लगा सकते कि हमारे पास सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड की कैटेगरी में जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड की कैटेगरी में जाएगा, या फिर बैलेंस्ड कैटेगरी में जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास फंसेगी कि हमारे पास सेक्शन का पता लगाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब थ्योरी के अकॉर्डिंग सेक्शन को लेंगे। तब थ्योरी हमारी क्या कहती है, यदि हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू में क्या कर रहे हैं, इलास्टिक थ्योरी पे काम कर रहे हैं। और इलास्टिक थ्योरी डील करता है किसके साथ, या तो बैलेंस्ड सेक्शन या फिर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि ओवर रेनफोर्स्ड या फिर बैलेंस सेक्शन प्रीफर करते हैं इलास्टिक थ्योरी में, जबकि एलएसएम में लिमिटेड मेथड में हम लोग क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन को ही मान के चलते हैं। तो हमारे पास हम एक एजम्पशन मानते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि एज्यूम दैट सेक्शन इज बैलेंस्ड। अब यदि हमने बैलेंस सेक्शन मान लिया है, तो बैलेंस सेक्शन का मतलब है जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, वो दोनों बराबर होगा हमारे पास। एक्स सी इज इक्वल टू एक्स ए। अब ये क्या जरूरी है, क्योंकि सेक्शन पता ही नहीं है कि कैसा है, तो हम मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एज्यूम हमने कर लिया सेक्शन को,
हम कैलकुलेट करेंगे क्या, हमारे पास वैल्यू किसकी है, एक मॉडुलर रेशियो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 13.33। तो हमारे पास एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यदि मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस में हमारे पास एक्स सी जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस था उसका फॉर्मूला क्या था, एम सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय एल सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, एम की वैल्यू 13.33, सिग्मा सीबीसी 7 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस 230 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें बताई नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास कितना है 0.289 डी, ये हमारे पास वैल्यू आई है एक्स सी की। एक्स सी इज इक्वल टू 0.289। अब यहाँ पे यदि मुझे कुछ भी सेक्शन लगाना है तो मूवमेंट जरूर चाहिएगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा तो इफेक्टिव डेप्थ नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अभी तक के क्वेश्चन में हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होता था तो हम क्या है मोमेंटम रेजिस्टेंस को निकाल रहे थे। अभी हमारे पास क्या नहीं है, मूवमेंट नहीं है, बट हमारे पास लोड है, स्पैन है हमारे पास। और हमने क्या किया था, हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और उसकी फुल लेंथ पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग मोमेंट या कैलकुलेट मोमेंट, और यही मोमेंट जो है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। अब हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला क्या है कि मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब डब्ल्यू हमारे पास कितना है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 16.3 और 6.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। डब्ल्यू किसमें है, किलो न्यूटन में, लेंथ किसमें है, मीटर में। तो मोमेंट हमारे पास जो मिलेगा वो हमें मिलेगा किलो न्यूटन मीटर में। तो इसे सॉल्व करते हैं और कितना आता है 16.3 इंटू 6.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 79.58 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट हमारे पास है क्रिटिकल एक्सिस या हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। बैलेंस सेक्शन के लिए यदि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो बैलेंस सेक्शन तो हम m की वैल्यू क्या लगा सकते हैं, m इज इक्वल टू b इंटू एक्स इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई 2 इंटू d माइनस एक्स बाई, ठीक। या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला हुआ करता था, m इज इक्वल टू ए एस टी सिग्मा एस टी इंटू d माइनस एक्स बाई। डी माइनस एक्स बाई 3 क्या है हमारे पास, लीवर आर्म, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसको क्या करते हैं, इसका जरूरत पड़ेगी हमें दोनों जगह, तो हम इसकी एक बार वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो डी माइनस एक्स बाई 3 की वैल्यू निकाल देते हैं, डी माइनस एक्स बाई 3। एक्स की वैल्यू डी की फॉर्मेशन में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने एक्स सी से डिनोट कर रखा है। तो डी माइनस 0.289 डिवाइडेड बाई 3। यदि यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे करोगे, 1 माइनस 0.289 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.9036 आ रहा है। तो 0.904 टाइम्स ऑफ डी हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास किस फैक्टर की वैल्यू मिल गई, बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक्स हमारे पास ऑलरेडी डी के फॉर्म में है, सिग्मा सीबीसी अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के मोमेंट हमारे पास है m इज इक्वल टू b इंटू एक्स इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू d माइनस एक्स बाई 3 की वैल्यू कितनी है 0.904 डी। अब मोमेंट की वैल्यू इसलिए हमारे पास 79.85
79.58 किलो न्यूटन मीटर। यदि मैं इसको एमएम में चेंज करूं या न्यूटन एमएम में चेंज करूं तो 79.58 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम। अब न्यूटन एमएम में क्यों रखा है हमने, क्योंकि हमारे पास जी एमएम में अवेलेबल है और सिग्मा सीरीज से न्यूटन में अवेलेबल है, इसलिए हमने एक यूनिट को चेंज किया है। या तो फिर इस वी को भी मीटर में लेके आए और इस सिग्मा सीरीज को किलो न्यूटन में लेके आए। इससे बेटर है कि आप इसको ही चेंज कर लो, तो हमारे पास आसानी होगी। 10⁻6 फिजिकल टू बी की वैल्यू कितनी है 350, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.289 टाइम्स ऑफ डी, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.904 डी। यदि हम यहां से सॉल्व करते हैं 79.58 इंटू 10⁻6 इंटू 2 divided by 350 into 0.289 into 7 into 0.904 और स्क्वायर रूट ऑफ आगे सर हमारे पास जो डी की वैल्यू है, यहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ रही है 498.65 mm। ठीक है, इसे हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि हमारे पास सेक्शन 500 mm का है। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया कि हमारी इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास कितनी है सेक्शन की, वो 500 mm है। अब एक और पार्ट पूछा गया हमारे पास, बी तो हमने निकाल दिया, अब हमारे पास क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट का मतलब है एएसटी। तो एएसटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस सेक्शन मान रखा है, तो हमने मोमेंट इज इक्वल टू एएसटी सिग्मा एसटी इनटू डी माइनस एक्स बाई डी, और इस डी माइनस एक्स बाई डी की वैल्यू हमारे पास है 0.940 डी। डी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये वाला फैक्टर हमें तो बदल जाएगा। सिग्मा एसटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एम भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने निकाला हुआ 7। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू ए एस टी सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, या फिर इसे और छोटा सा मॉडिफाई कर लो कि ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी और डी माइनस एक्स बाई कितनी भी 0.904 टाइम्स ऑफ डी। एल की वैल्यू कितनी है 79.58 इंटू 10⁻6 इजिकल टू ए एस टी सिग्मा एस टी की वैल्यू 230 इंटू 0.904 और डी की वैल्यू जानते हैं 500। तो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारे पास 79.58 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 0.904 इंटू 500। तो हमारे पास ए एस टी जो आ रखा है आएगा है 765.48 mm। एरिया आ गया हमारे पास, दोनों चीज आ गई। अब एक चीज और है कि हमारे पास हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। अब बीम में हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन जो है 16 mm की बार हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक 16 mm की बार को प्रोवाइड कर रहे हैं और नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये भी अब निकाले कि नंबर ऑफ बार्स, अब नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालोगे कि जितना हमारे पास एएसटी अवेलेबल है डिवाइडेड बाय एक बार का डायमीटर, तो हमारे पास इससे क्या रहेगा नंबर ऑफ बार्स हम अपने सेक्शन में कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें तो हमने अभी निकाला है 765.48 डिवाइडेड बाय, अब वन बार का एरिया तो चाहिए, पर हमने अभी एजम्पशन तो नहीं लिया कि कितने mm का बार है। तो एक एजम्पशन लेके हम क्या करेंगे, एज्यूम
16 mm diameter bar provided in the beam. यदि 16 mm की बार प्रोवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ वन बार हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ वन बार कितना आएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि जब हम बार को देखेंगे तो यदि सामने से इस बार को देखेंगे तो ये हमें एक गोल ही दिखाई देगी। तो एक एरिया कितना होगा? π/4 डी स्क्वायर। इसे निकाल लेते हैं। π/4 इंटू कितने का मानना है? 16 का। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ वन बार कितना होगा? π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ रहा है 201.06। यहां से इस वैल्यू को ये mm स्क्वायर यहां पे रखो 201.06 765.48 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू 3.80। 3.80। अब बार क्या है? बार में तो हम क्या करेंगे? इसे 4 प्रोवाइड करेंगे। 3 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3 रहा तो AST कम हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना है? इसे हम अप्रोक्सीमेट 4 बार मान के जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास AST जो आया हुआ था, हमने निकाला था। बट जैसे ही ये वाला AST किसके लिए था? 3.80 बार के लिए। अब हम प्रोवाइड कितने कर रहे हैं? 4 बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो AST प्रोवाइडेड हमारे पास कितना होगा? AST प्रोवाइडेड इक्वल टू 4 बार है और एक बार किसकी है? 16 mm डायमीटर की है। तो हमारे पास 201.06 गुना 4। हमारे पास AST प्रोवाइडेड हमने कितना किया है? AST प्रोवाइडेड है 804.24 mm। और यदि हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? कि एक सिंपल हमारे पास क्या करना है? रेक्टेंगल बीम बनाना है। सिंगली रेनफोर्स बीम है, रेक्टेंगल टाइप का है। तो हमारे पास क्या हुआ? ये एक रेक्टेंगल बीम है हमारे पास जिसकी विड्थ हमारे पास कितनी है? 350 mm। और हमने कितनी बार प्रोवाइड कराई है? टेंशन जोन में 4 बार प्रोवाइड कराई हुई है। 1 2 3 4। ठीक है, और यहां तक इसके रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक इफेक्टिव डेप्थ जो हमने कैलकुलेट करके दी है वहां है हमारे पास कितने की? लगभग 492 आई थी। तो 500 mm की बार हमने 400 mm इफेक्टिव डेप्थ हमने अपने बीम की प्रोवाइड की थी। कहीं ना कहीं इसमें न्यूट्रल एक्सिस भी था हमारे पास जो हम पहले सेक्शन को मानने चल रहे थे, XC और XJ। तो हमने कहा था कि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से बात हो रही है और इस न्यूट्रल एक्सिस में हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी? न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस हमारे पास आई थी 0.289 डी। 0.289 डी को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना था? 0.289 टाइम्स ऑफ 500 तो 144.5 mm हमारे पास क्या जाएगा? ये XC है जो हमने न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ मानी थी 144.5। तो ये क्वेश्चन एकेडमी में 10 मार्क्स का आ रखा है। हो सकता है कि इस साल भी ऐसा क्वेश्चन हमें अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।